गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी के सिलेबस के लिए रिगार्डिंग बात करेंगे। हम बात करें कि इसमें कैसा पेपर होता है, कैसा सिलेबस होता है, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करें बायोलॉजी का जो 12th क्लास का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 14 जो मार्क्स हैं वो सेशनल होते हैं, यानी शतरांक के होते हैं, और ये शतरांक के मार्क्स स्कूल की तरफ से जाते हैं। एंड इसके अलावा 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जो हमें प्रैक्टिकल के थ्रू ये मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। एंड 56 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, इस थ्योरी पेपर को हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, या इस 4 सेगमेंट में ये डिवाइड होकर आता है। खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। खंड ए जो होता है वो 1 से लेकर 13 क्वेश्चन का होता है, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। खंड ब में जो है वो 14 से 24 क्वेश्चन तक होता है, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। एंड खंड स इसमें 25 टू 27 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, एंड 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। एंड खंड द 28 टू 30 होता है, और हर क्वेश्चन या एवरी क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। क्लियर, इस तरीके से आपका 56 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है, और इस प्रकार टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन नंबर 14, 27, 28, 29 एंड 21, 30 ये आपके ऑप्शनल चॉइस होती है, इनमें अथवा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें तो आपके 12th क्लास की जो बुक है उसका सिलेबस जो है बहुत वाइड है। इसमें आपके टोटल 10 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट है। ठीक है, हम बात करें हर यूनिट की बात करेंगे हम, और हर यूनिट के मार्क्स आपके बुक में दिए हुए हैं। हम आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एनिमल फिजियोलॉजी। क्लियर, एनिमल फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, और ये 2 टॉपिक या 2 यूनिट्स आपकी ऐसी हैं, एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक एनिमल फिजियोलॉजी। ये दोनों ही यूनिट्स आपकी बहुत ज्यादा मार्क्स इस पेपर में आपके कवर करती है। तो आज हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी? एनिमल फिजियोलॉजी। यानी जंतु कार्य की। दो यूनिट है, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी की आपकी बुक में 2 यूनिट्स हैं। इस जंतु कार्यकी की एक पहला चैप्टर जो है या सेकंड चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के रिगार्डिंग हम बात करेंगे जंतु कार्यकी में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर, पहले हम बात करें तो देखो पाचन तंत्र होता क्या है या कैसे ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो इसके सबसे पहले हम बात करें तो पाचन तंत्र, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन की बात करें तो हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण की क्रियाओं का नियमन करता है। पाचन तंत्र कहलाता है।
हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, ठीक है, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण की क्रियाओं का नियमन करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। या एक और डेफिनेशन हम करके लिख सकते हैं कि शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र या शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइमों की सहायता से तोड़ता है, पाचन तंत्र कहलाता है। शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइमों की सहायता से तोड़ता है, क्या कहलाता है? आपका पाचन तंत्र कहलाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम धीरे धीरे अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि ये सारी क्रियाएं होती क्या हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्या, किस प्रकार से ये इन क्रियाओं का ये तंत्र जो है वो नियमन करता है। देखिए पाचन तंत्र तो हमने ये डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो देखो पहली क्रिया जो थी वो थी आपकी, देखो अंतर्ग्रहण। पहली क्रिया क्या थी आपकी? अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मुख, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है आपका पाचन। दूसरा क्या है आपका? पाचन। देखो सरल खाद्य पदार्थों को जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। क्लियर यहां तक? तीसरी जो क्रिया होती है वो होती है आपकी अवशोषण। किसकी होती है? अवशोषण, ठीक है। अवशोषण क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए पचित भोजन को रक्त एवं लसिका वाहिनी में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवशोषण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण।
करण। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, देखो पचित भोजन द्वारा O2 की उपस्थिति में एटीपी एवं CO2 निर्माण की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। देखो पचित भोजन द्वारा O2 की उपस्थिति में एटीपी एवं CO2 निर्माण की जो क्रिया है क्या कहलाती है, आपका स्वांगीकरण। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट आपका बहिक्षेपण। क्या है, बहिक्षेपण। और ये कहलाता है आपका, देखो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी बहिक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, बहिक्षेपण। और ये बहिक्षेपण का कार्य जो किया जाता है वो गुदा द्वारा किया जाता है, गुदा द्वारा। तो ये पांचों क्रियाएं आपके पाचन तंत्र में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जब ये पांचों क्रियाएं कहां से स्टार्ट होता है, ये पाचन तंत्र का जो प्रोसेस है अंतःग्रहण से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, बहिक्षेपण पर। और इस प्रकार आपका पाचन तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हो गया है, आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये पांचों क्रियाएं कंप्लीट होगी अगर हम हर स्टेप को इन पांचों क्रियाओं के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। क्लियर। और ये पांचों क्रियाएं जिसको अच्छे से समझ में आ गई उसका पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन तंत्र का निर्माण जो होता है वो किस किस के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का निर्माण जो करता है वो कौन करता है या कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि पाचन तंत्र, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है आपकी आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। क्या है, पाचक ग्रंथियां। ये ध्यान रखना। आहार नाल, आहार नाल जो है वो एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। क्लियर। आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, मुख से गुदा तक। नेक्स्ट 8 से 10 मीटर लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होती है आपकी पाचक ग्रंथियां। इन पाचक ग्रंथियों में मेनली आपकी 3 आती हैं। 3 कौन कौन सी, देखिए पहली आती है आपकी लार ग्रंथियां, दूसरी जो आती है वो आती है आपका यकृत, और तीसरा जो आता है वो आता है आपका अग्नाशय। ठीक है। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो आपके 4 होती है। ठीक है, वो 4 कौन कौन सी है, वैसे शरीर में कौन कितनी काम करती है, 3 जो हम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे कितनी होती है, 4 होती है। पहला देखो अधोजंब लार ग्रंथि, दूसरी होती है आपकी अधोजीवा, तीसरी होती है आपकी कर्णपूर्व या पैरोटिड। ठीक है, 3 तो ये इंपॉर्टेंट है, अधोजंब, अधोजीवा और कर्णपूर्व।
ठीक है। अधोजम का मतलब है आपका जो है वह है सबलिंगुअल, सॉरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। अधोजीवा का मतलब है सबलिंगुअल और कर्णपूर्व का मतलब है पैरोटिड। ठीक है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है जो मनुष्य में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और वो होती है अधोनेत्रीय, इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है। और ये मनुष्य में अश्रु ग्रंथि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो मनुष्य में ये तीन ही ग्रंथि जो है वो लार ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। चौथी जो ग्रंथि है वो अधोनेत्री होती है जो मनुष्य में अश्रु ग्रंथि के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है। ये है। इसके आगे हम डिस्कस जो है जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें जो है ऑर्गन कौन कौन से आते हैं आहार नाल में, तो वो ऑर्गन की बात करें तो पहला आता है आपका मुख, दूसरा जो आता है, सॉरी यहां देखते हैं, इसमें पहला जो ऑर्गन आता है मुख, दूसरा जो आता है वो आता है आपका, स्टार्टिंग करते हैं हम आहार नाल से सबसे पहले। देखिए पहला जो होता है आपका आहार नाल। डिस्कस जो कर रहे हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की, ये मैंने बता ही दिया कि आप जो है आहार नाल जो है हमारी वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है जो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली होती है। ठीक है। हम पहली बात करेंगे मुख की। तो मुख क्या होता है, तो मुख का थोड़ा डेफिनेशन ध्यान से समझना। उससे पहले एक चीज बता देते हैं कि देखो आपने बहुत 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि 4 शब्द पढ़े होंगे, एक अधर, एक पृष्ठ और एक अग्र और एक पक्ष, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है। ये आपका जो है ये है आपका डोर्सल, ये आपका वेंट्रल, ठीक है, और ये अग्र है, और यानी ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में अधर सतह कौन सी होती है, पक्ष सतह कौन सी होती है, पृष्ठ सतह सॉरी कौन सी होती है। पृष्ठ सतह हमेशा ध्यान रखना, जहां पर रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है वो हमेशा कौन सी होती है, पृष्ठ सतह होती है। और इसके दूसरी साइड वाली जो सतह होती है वो कौन सी होती है, अधर। ठीक है। ऊपर का हिस्सा जो है वो अग्र सिरा और जो नीचे का सिरा है वो कहलाता है आपका पक्ष सिरा। ये ध्यान रखना, क्लियर है तक, ये ध्यान रखना। तो अधर सतह। तो अब देखो मुख की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है मुख की डेफिनेशन, वो देखिए कि शरीर की अग्र, अधर सतह पर 2 मांसल ओष्ठों से घिरी संरचना दो मांसल ओष्ठों से घिरी दरार रूपी संरचना मुख कहलाती है। ठीक है। यानी देखो ध्यान से सुनो, पहली ये सतह कौन सी, अधर, यानी हिस्सा कौन सा, अग्र। अग्र हिस्से की बात करें 2 मांसल ओष्ठों से घिरी दरार रूपी संरचना क्या कहलाती है आपकी, मुख। इस मुख के ये हम कहें एक दरार रूपी संरचना किससे घिरी होती है, ओष्ठों से। ओष्ठों के ऊपर एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, लेबियल ग्रंथियां, ये ध्यान रखना। ओष्ठों के ऊपर क्या पाई जाती है, लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लेबियल ग्रंथियां जो हैं इन ओष्ठों को नम एवं चिकना बनाए रखती हैं। क्या बनाए रखती हैं, नम एवं चिकना बनाए रखती हैं। क्लियर यहां तक। और मुख का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्य की बात करें तो एक ही कार्य होता है इसका, ध्यान रखना,
भोजन को अंतःग्रहण करने का या भोजन को ग्रहण करने का, इंजेशन। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। भोजन को ग्रहण करने का काम कौन करता है? मुख करता है। और ये मुख जो है नेक्स्ट संरचना किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। किसमें खुलता है? मुख गुहा। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे मुख गुहा की, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपके लिए जल्दी ही आपको मिलेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय वीडियो, प्लीज शेयर। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है मुख गुहा, वो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू एंड